नमस्कार साथियों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे अपने व्याख्यानों के क्रम में, वो का टॉपिक है मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण। मैं पुनः एक बार आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर आभा अग्रवाल फ्रॉम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सियालदह से। मुक्त व्यापार क्या है? हम लोग अभी तक हमने व्यापार के कारण पढ़ लिए, व्यापार के आधार पढ़ लिए, व्यापार से लाभ पढ़ लिए और व्यापार की शर्तों इत्यादि के बारे में जाना। लेकिन हम देखें तो ये हम मुक्त व्यापार और मुक्त व्यापार से वाकई इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है कि क्या हमें वाकई मुक्त व्यापार करना चाहिए या कुछ इसके पीछे कुछ और दर्द भी छुपा है। राष्ट्र प्रोत्साहित करते हैं मुक्त व्यापार के कार्य को। मुक्त व्यापार है क्या? मुक्त व्यापार जब हम दो देशों के मध्य वस्तुओं एवं के आयात एवं निर्यात पर बिना किसी रुकावट के व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात उनके बीच में किसी भी प्रकार के कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं। बैरियर्स का अर्थ है किसी भी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, ना तो वस्तुओं के आयात और निर्यात की मात्राओं को कोटा के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना उन पर किसी भी प्रकार के प्रशुल्क लगाए जाते हैं, ना ही उनकी विनिमय की दरों में सरकार फेरबदल करती है। सब कुछ भी मार्केट फोर्सेस के आधार पर होता रहता है। यदि किसी देश के नागरिकों को आयातित वस्तुएं पसंद आ रही है, उनका जो इंडिफरेंस कर वो इम्पोर्टेड गुड्स के फेवर में ज्यादा है, तो वो इम्पोर्ट होता रहेगा। उसको सरकार मैनिपुलेट नहीं करेगी या कोई भी एजेंसी उसे गवर्न नहीं करती है। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। यदि सरकार सभी आयातों पर 20% आयात शुल्क लगा दे तो इससे उन विदेशी वस्तुओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें 20% से अधिक लागत लाभ प्राप्त हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई वस्तु आपके देश में बनती है और एक दूसरे देश से आ रही है। आपके देश में उस वस्तु की कीमत है 120 रुपया और विदेश से वो वस्तु आप क्रय करते हैं 80 में और देश में 100 रुपए में बेच रहे हैं। या मान लीजिए आपने क्रय 70 रुपए में किया है, उनको आयात 70 रुपीज में किया और देश में आपने उसको 100 रुपीज में बेच दिया, तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था उसमें। अब यदि सरकार आपकी बेची जाने वाली कीमत पर 20% का प्रशुल्क लगा दे तो कीमत हो जाएगी 120 रुपए। अब घरेलू देश की कीमत और आपके आयात बराबर हो गई, तो इससे हो सकता है कि आपकी जो आयात वस्तु की आयातों पर की डिमांड पर फर्क पड़ेगा। भाई जब हमें दोनों ही वस्तुओं की कीमतें समान मिल रही है तो जरूरत क्या है आयात करने की? हम उसको इसलिए खरीद रहे थे, उसके प्राइस कॉम्पिटिटिव थे। अब मान लीजिए जो आयात करने वाला है, आयात करके ही आपको बेच रहा है, अब उसके प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 25 है। वो 20 के प्रशुल्क को ये सोचकर कि उसका जो माल है वो सारा बिक जाए और वो कीमतों को ना पास ऑन करे कंज्यूमर्स पर, तो वो 20 रुपीज जो 20% वो बेयर कर लेगा, क्योंकि इधर वो 25 रुपीज का एडवांटेज या 30 रुपीज का एडवांटेज ले रहा था। तो उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को जब देखा कि वो शुल्क से ज्यादा है तो वो आयात करता रहेगा और आपको सेल करता रहेगा, यानी कि वस्तु का आयात होता रहेगा और उसका मार्केट प्रभावित नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ये प्रॉफिट मार्जिन बराबर होता या उससे कम होता तो फिर आयात कोई भी नहीं करता, क्योंकि व्यापारी को कोई भी लाभ नहीं होता है ऐसी स्थिति में। तो ये था आपका मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण की है क्या मुक्त व्यापार। और इसके पक्ष में, मुक्त व्यापार के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि हमें मुक्त व्यापार क्यों मतलब सही है, यही होता रहना चाहिए। कि तो हमने अभी तक जितनी भी ट्रेड थ्योरीज पढ़ी उसमें था कि का पहला एडवांटेज क्या था, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण से जो सबसे पहला एडवांटेज था कि ट्रेड से पूरा विश्व का उत्पादन में वृद्धि होती है। हमने सारी थ्योरीज में देखा। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। जो संसाधन, अनुकूलतम प्रयोग क्या है? जिस चीज में आपको एफिशिएंसी होती है, जिस सब्जेक्ट में आप
आप बहुत निपुण होते हैं, अच्छे मार्क्स अर्जित करना चाहते हैं, उसी में आप मास्टर्स डिग्री गेन करते हैं, उसी के पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च करना प्रीफर करते हैं। तो ये क्या था, मतलब आपकी जो क्षमता का हमने बेस्ट यूज किया। ठीक इसी तरह से रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि जिस चीज को वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ उत्पादन करते हैं उसमें उनको लगाया जाता है, अर्थात उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम होता है, ना तो वो अंडर यूटिलाइज रहते हैं ना ओवर यूटिलाइज रहते हैं। उपभोग को अनुकूलतम बनाना, उपभोग को अनुकूलतम बनाने का अर्थ है कि आप दोनों ही जो भी वस्तु बास्केट ऑफ कंजम्पशन है आपकी, जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, उससे आप बहुत ही ऑप्टिमम प्राइसेस पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब प्राइसेस कम होंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, आप ज्यादा उसे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि होता है ना, जहां तक हमारा मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मार्जिनल सेक्रीफाइस के बराबर ना, तब तक हम उपभोग करते जाते हैं। तो उपभोग अनुकूलतम भी होता है और ज्यादा एक्सपेंड भी करता है, जिससे आपका कल्याण का स्तर बढ़ता रहता है। अब प्राइसेस में डिस्टॉर्शन हो जाए तो आप मतलब जितना उपभोग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और या वो उसकी कंपोजिशन आपकी गड़बड़ होगी। ठीक है। शिक्षाप्रद मूल्य, अब ये शिक्षाप्रद मूल्य का अर्थ है कि हमने अभी गेम्स फ्रॉम ट्रेड में देखा था कि इसकी जब स्वस्थ प्रतियोगिता होती है तो आपस में अच्छी जो मूल्य है उनका भी ट्रांसफर होता है। आप ठीक है, वैल्यूज का ट्रांसफर होता है, जो हमें संस्कृति का, विचारों का आदान प्रदान का, इसलिए उन्होंने कहा है मुक्त व्यापार होते रहना चाहिए कोई भी, क्योंकि बंधन क्या है, एक तरह से आपको एक तरह से रिटेलिएशन सिखाता है। ठीक है। एकाधिकारी स्थिति पर नियंत्रण होता है। आप जब हमारे देश के व्यापारियों को दूसरे देश के व्यापारियों से प्रतियोगिता करनी होती है तो वो आर्टिफिशियली जो सप्लाई चेन को प्रभावित करके प्राइसेस को बढ़ाने की स्थिति में नहीं होते हैं। जितना कंपटीशन होगा वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी देश के साधन एक दूसरे देश में जाकर नौकरी कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें यदि लगता है कि अगर मान लीजिए मुक्त व्यापार की स्थिति है, हमारी भाषा पे कोई हर्डल ना हो और हमें आने जाने में किसी तरह का कोई भय ना हो, हमें लगेगा किसी प्रोफेशन के लिए वहां पे 5-5 लाख रुपए मिल रहा है तो क्यों ना हम अमेरिका चले जाएं, हम जा। लेकिन हमारे साथ इस समय बहुत सारी हर्डल है, क्योंकि भाई कोई दूसरे देश में कैसे जाए। एक तो इतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, वहाँ की कल्चर को आत्मसात करना आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, अंदर का करेज भी होता है ना। तो इससे ऊंची साधन आय प्राप्त करने के आपके पास अवसर खुले हुए होते हैं। आविष्कारों को प्रोत्साहन, जब फ्री कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है आपने माल को बेचने की, तो उत्पादक जो है, तो जब आपका मार्केट एक्सपेंड करता रहता है, आपको अच्छी तरह से आपकी जो क्षमता का सृजन उसका प्रयोग हो रहा था, तो आपके पास इंसेंटिव्स बहुत सारे होते हैं और आपके दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं। जो उद्यमी होते हैं, जो नव प्रवर्तक होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सोचते हैं चलो क्यों ना हम अब कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लाएं जिससे जो अभी तक ना आया हो, तो जिसका मार्केट बहुत बढ़ेगा, हमें बहुत सारे लाभ होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में चेंजेस वो लाते हैं कि जिससे कि उनकी कॉस्ट कम हो और एक्सपेंशन ज्यादा हो। इस तरह आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जब आप अपना जो कार्य कर रहे हैं उसका आपको भरपूर पारितोषिक रिटर्न के रूप में मिलता है, जो कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत होता है। क्योंकि जब आप पर प्रतिबंध लगाए गए तो हो सकता है उस प्रतिबंध से आप ज्यादा सफर कर रहे हो, और मुक्त व्यापार की स्थिति में आपको आपके लिए फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से आपने गेन किया, तो आप नए आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे समाज को लाभ होता है। समाज क्या है? उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, हम सब। जितनी ज्यादा तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स आती हैं, उनकी रेंज ऑफ प्राइसेस होते हैं, तरह तरह का कंज्यूमर होता है, उसे कंज्यूम कर सकता है। वरना एक ही स्टाइल का प्रोडक्ट है, एक ही कीमत पर है, तो एक ही सेगमेंट के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गाड़ियां हैं, आपके पास 2 लाख से लेके करोड़ों तक की गाड़ियां हैं, हर तरह का उपभोक्ता है मार्केट में, तो वो भी गाड़ी चलाने का उसका भी मन है, निम्न क्लास वाले का, और हायर तक तो होता ही है। तो उसके पास भी आविष्कार हुआ ना, तभी तो भाई मारुति आई, ऑल्टो, उसके बाद एक नैनो भी आ गई है, तो जो 1 लाख में गाड़ी मिली। तो इससे क्या हुआ, समाज में जो हमने भी कहा उपभोग को अनुकूलतम बनाना,
तो ये सारी चीजें उससे एक्सपेंड हुई। अगर मुक्त व्यापार की स्थिति ना हो और लोग बस एक ही जगह बेच रहे हैं सामान, तो एक ही तरह के कंज्यूमर से इंटरेक्शन होता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मार्केट को किस हद तक डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आविष्कारों को प्रोत्साहन देती हैं। परिवहन एवं संचार का विकास, जब मुक्त व्यापार होता है तो जाहिर सी बात है, घरेलू देश में जब आपको व्यापार करना है तो यातायात के साधन कुछ और होंगे, संचार के साधनों में उतना तीव्र विकास ना भी हो तो भी चलता है। लेकिन जब मुक्त व्यापार होगा, आपको देश और विदेश में जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बंदरगाहों का निर्माण है, शिप्स बढ़ते हैं, प्लेन्स है आपके सब, जिससे कि आवागमन त्वरित हो सके। ये नहीं है कि 10 दिन में पहुंच रहे हैं। तो परिवहन के साधनों का विकास होता है। संचार के साधन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट करना पड़ता है, जिससे कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फट से कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी ही तो है। आपने क्लिक करा और आपके घर में 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी लाभ। फिर जिसके कारण हम कहते हैं कि हमें मुक्त व्यापार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, ये हमने आपको गेम्स फ्रॉम ट्रेड जब हम पढ़ा रहे थे, उसका हमने आपको पीपीटी भेजा, उसके अंदर मैंने बताया कि जब परस्पर आप जैसे समाज में होता है, एक दूसरे के घर जाते हैं तो सहयोग की प्रवृत्ति होती है। हम उन लोगों को ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं ना, जब उनके पास कोई, उन्हें किसी की जरूरत है पैसे की, मदद की, तो आप उनके पास खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। जिनके आपस में ट्रेड रिलेशन ज्यादा मजबूत होते हैं, वो उसकी आपस में सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सहयोग कब चाहिए होता है? आपके पास किसी आतंकवादी ने हमला कर दिया हो, या आपके फॉरेन एड की जरूरत हो, निवेश की जरूरत हो, ऐसी स्थिति में हमें सहयोग चाहिए होता है। आर्थिक विकास के लिए, इसीलिए इसको सर्वोत्तम नीति कहा गया है। अब मुक्त व्यापार के विपक्ष में भी तर्क हैं कि वो कहते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है मुक्त व्यापार में वैसा नहीं है, और वास्तव में जो हम कहते हैं कि फ्री ट्रेड हो रहा है, फ्री ट्रेड नहीं है, और अदृश्य रूप में उसमें प्रतिबंध मौजूद है, जिसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, जिसके कारण भी आपका WTO वगैरह अस्तित्व में आए। क्योंकि बहुत सारे, जब भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में या बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज में भी ट्रेड होता है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत सारे एग्जिस्ट होते हैं। जैसे कि हाइजीन ग्राउंड पर आपके माल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हेल्थ ग्राउंड पे, और या उसमें कलर्स हैं कि वो नेचुरल कलर्स नहीं है, आपने आर्टिफिशियल कलर्स का यूज किया है। ये जैसे हमारे कारपेट इंडस्ट्री में इस समय रग मार्क लगाया जाता है। रग मार्क कहते हैं कि ये सब वयस्कों द्वारा प्रोड्यूस किया गया, मतलब उन्हें ये भी है कि 14 साल से कम बच्चे इसमें ना लगे हों। भाई ये किसी देश की आवश्यकता है। हम 14 साल से कम बच्चों को पढ़ा दें और उसके घर में उसको आय की जरूरत है, वो कर सकता है तो कर रहा है, क्योंकि उसको आय चाहिए। उसको भूखा मार के से पढ़ाते न तो ऐसा बच्चा जिसके घर में पास पैसा नहीं है, माँ बाप का फ्यूचर अनसर्टेन है, उसका अनसर्टेन है, तो क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? उसे यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाया जाए? तो हर व्यक्ति की जो भी एनर्जीज है, उसका जो बेस्ट यूज हो सकता है वो होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कर नहीं, हमें उसे डायरेक्ट करना है, उनको पढ़ाइए, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, उनसे इस तरह का काम नहीं लेना है जिससे उनकी जान खतरे में पड़े। जान के अपने अपने एक्सप्लेनेशन है। किसी को पेट भर के जान बचानी होती है, किसी को स्वच्छ वातावरण में रहकर जान बचानी होती है, ये चॉइस है। एक पक्षीय विकास, उन्होंने कहा अगर ट्रेड होता है तो जो देश शक्तिशाली हैं उनको वो अपने फेवर में सारी चीजें कर लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो कंपटीशन में आप कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए घटिया वस्तु भी बनने लगती हैं। अब कंज्यूमर को तो इतनी पहचान होती नहीं कि भाई विदेश से पैक होकर आया, ब्रांड लगा हुआ है, हमें लगता है भाई जैसे इस समय चाइनीज सब झाल रहे हैं, ये है वो, चाइनीज मानव से देश बटा हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन फिर भी हम उनको, क्योंकि कंज्यूमर है, अब हम तो वो तो ये देखता है ना कि वस्तु ये सस्ती है और हमने इसका लिए वो भी कर लें, हम भी कर लें, वो भी कर लें, हम भी इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी हानिकारक वस्तुएं हैं जो हमारे देश में आ जाती हैं कंपटीशन के नाम पर, फ्री ट्रेड के नाम पर। भाई जब बाजार में माल है तो हर व्यक्ति को इतना थोड़ी पता होता है कि ये चीज कहाँ से आ रही है, उसे तो खरीदना है हर चीज।
जो ब्रांडेड पे ब्रांड्स लिखे होते हैं, जो लोकल मार्केट में सामान आ जाता है वो मुक्त व्यापार के थ्रू, उस पर कोई हम लोग नहीं समझ पाते कहाँ से आया क्या है। हमें तो सामान दिख रहा है वो ले लेते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि मुक्त व्यापार से घटिया वस्तुएं भी देश में आने लगती हैं। और जैसे अब इस समय घटिया होती हैं या जिनसे सामाजिक असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है, जैसे इतने सारे इस समय ऐप हैं मुक्त व्यापार के नाम पर, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कहा जाता है जूम है, पैसा है, वो वाला ऐप चाइना का है। ये लोग क्या करते हैं, आपकी सारी साइबर सिक्योरिटी जो है वो, आपको क्या पता है, हमने तो उस चीज को खरीदा, डाउनलोड करा, काम करा, वो पता नहीं उनके पास कौन से मेलवेयर वो होते हैं जिससे वो आपके सारे डेटा को सीख करते हैं, आपके ये बहुत बड़ा आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा देते हैं। राशिपातन, बहुत सारे देश क्या करते हैं कि डंपिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिस देश में उनका माल बेचा जा रहा है उससे बहुत कम कीमत पर डंपिंग करते हैं। इसको कहते हैं राशिपातन। इसका उद्देश्य क्या होता है, कंपटीशन। घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दीजिए और पहले अपना छा जाइए, बाद में आप अपनी मोनोपोली प्राइस लूटना शुरू कर दीजिए। तो ये होता है राशिपातन और एकाधिकार। इससे इस देशों का शोषण भी होता है। मान लीजिए जैसे पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अपने एडवर्टाइजिंग और उसके थ्रू अपनी चीजें दी, फिर अपना माल पाट दिया, फिर वो यहाँ आके आपकी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, उसके बाद उन्होंने इसे उपनिवेश बना दिया। तो देशों के शोषण और उपनिवेशीकरण का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि कोई देश अगर बहुत छोटा है और निर्यात करने वाला जहाँ से आप आयात कर रहे हैं, मान लीजिए आप जब आप आयात करते तो आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। विदेशी मुद्रा के लिए आपने कुछ चीजें उनसे समझौता किया, भैया हमारा ये निर्यात हमारी वस्तुओं को लीजिए, उन्होंने लिया। अब हो सकता है वो अब आपको ये हो जाता है कि ये वस्तुएं हमारी बिकती रहेंगी और आप अपना आयात कंपोनेंट बढ़ाना शुरू कर देंगे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर। बाद में हो सकता है वो निर्यातों को आपके रिजेक्ट करने लगे बहुत सारे नॉन टैरिफ ग्राउंड्स पर, तो आपके पास विदेशी मुद्रा का क्रंच हो जाएगा। क्रंच होगा तो आप ऋण लेंगे, विदेशी ऋण लेंगे। विदेशी जब ऋण लेंगे तो आपकी आत्मनिर्भरता खत्म होने लगेगी। हो सकता है आप एक तरह के डेट ट्रैप में फंस जाए। उसके बाद यदि फिर आप ऋण लेने जाएंगे तो अपनी हजारों कंडीशंस आपके ऊपर लगा देंगे और आप पूरी तरह से उनके चंगुल में आ जाएंगे, जैसा हमारे यहाँ 1991 के बाद हुआ। हालांकि भारत है, उसने इन चीजों को अपनी नीतियों में चेंज करा। चेंज करने से जीडीपी में भी तो वृद्धि हुई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि नहीं हुई, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद मुक्त व्यापार विपक्ष में ये भी कि बहुत ज्यादा ट्रेड साइकिल्स आते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अब वहां पर यदि अमेरिका में अगर मंदी हो रही है और हमारा ट्रेड पार्टनर बहुत बड़ा है तो उसकी मंदी से हम प्रभावित होंगे। जैसे ही वहां पर रिसेशन होगा, यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल घटेंगे, तो उनके द्वारा किए जाने वाले आयातों की डिमांड एकदम से घट जाएगी, तो उससे हमारे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पर असर होगा। जब उधर से विदेशी मुद्रा घटेगी तो हमारे निर्यात प्रभावित होंगे, और जब निर्यात प्रभावित होंगे तो आयात प्रभावित होंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी लड़खड़ाएगी। तो ये जो डीलिंकिंग नहीं हो पाती है, ये थे मुक्त व्यापार के विपक्ष में तर्क। अब संरक्षण क्या है? संरक्षण में आपको घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है, विभिन्न तरीकों से आयात को नियंत्रित करते हैं और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। संरक्षण के तरीके क्या हैं? इतना प्रशुल्क लगा दिया जाए कि विदेशी वस्तुओं की कीमत घरेलू वस्तुओं से बढ़ जाए। नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाए, जैसे मैंने भी आपको बताया है, हाइजीन, हेल्थ, कलर, ग्राउंड पर, जैसे और वयस्कता के आधार पर, या ठीक है ह्यूमन वेलफेयर ग्राउंड पर, या आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, बड़े देश हैं, अपनी कृषि उद्योगों को बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रदान करते हैं। तो ये सब्सिडी प्रदान करते हैं तो उससे उनकी वस्तुएं कॉम्पिटिटिव बनी रहती है, और हमारा जो एग्रीकल्चरल का गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वहां पर वो फिर उनकी तुलना में वो क्योंकि वो सब्सिडी देकर उसके प्राइसेस लोअर कर रहे हैं, हमारे नेचुरल वे में लोअर होते हैं, लेकिन वो सब्सिडी से उसको आर्टिफिशियली और ज्यादा डाउन कर देते हैं। संरक्षण, हाँ,
संरक्षण देने के लिए अपने यहाँ की, जिससे कि हमारे देश की जो कृषि वस्तुएं हैं वहाँ पर ना मतलब मार्केट में सफल हो पाए। आयातों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं कि आप इतनी ही मात्रा में आयात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर स्टेट ट्रेडिंग होती है, स्टेट कोई व्यापार करने का अधिकार होता है, इंडिविजुअल्स को नहीं। या विनिमय के नियंत्रण लगा दिए जाते हैं कि भैया कोई भी देश को इतनी विदेशी मुद्रा दी जाएगी आयात करने के लिए, आयातों को प्रतिबंध हो जाता है। कुछ चीज़ों को बिल्कुल बैन कर देते हैं, जैसे हमारे 1991 से पहले बहुत प्रतिबंधित आयातों की सूची बहुत बड़ी थी। अब संरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? आर्थिक तर्क है कि वे एक तो व्यापार की शर्तें हम अपने फेवर में करनी है। कभी कभी क्या होता है, जो हम आयात जिस वस्तु का कर रहे होते हैं उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे देश की कीमतें डाउन होने लगती हैं, तो फिर हम आयातों पे वो प्रतिबंध लगाने के लिए उन पर प्रशुल्क लगा देते हैं। जब प्रशुल्क लगा देंगे तो आयातों की मांग कम हो जाएगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में विवर्तित होंगी। बार्गेनिंग पावर, क्योंकि विदेशियों की विकसित देशों की बार्गेनिंग पावर अधिक होती है और वो अपनी शर्तें थोप देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भाई जी अपना हमें संरक्षण लगाना है, ज़्यादा व्यापार के चक्कर में नहीं पड़ना है। राशि पातन विरोधी तर्क, क्योंकि भाई एंटी डंपिंग, जब आप डंपिंग कर रहे हैं तो ये स्वस्थ प्रतियोगिता तो हुई नहीं। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का मजा तो तभी है जब वाकई आपके यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन और आर्टिफिशियली आप प्राइसेस लोअर करके तो हमारे घरेलू धंधों को वो चौपट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हम इस वजह से संरक्षण की नीति अपनाएंगे और फ्री ट्रेड नहीं देंगे। कुछ उद्योग होते हैं अभी अपनी स्थापना के 1-2 वर्षों में यदि उन्हें एकदम विदेशी वस्तुओं से कंपटीशन करना पड़े तो वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट वॉल्यूम बढ़ता है, बाजार का आकार बढ़ता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरने लगती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी इंफेंट इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए भी हम संरक्षणात्मक नीतियाँ अपनाएंगे। रोजगार वृद्धि, आप पता ही है कि भाई आप जितने आयातित वस्तुओं का बाजार बढ़ेगा तो रोजगार हमारे एक तरह से जहाँ से आयात हो रहा है उनकी ओर चले जाएंगे। हमें अपने देश में रोजगार बढ़ाना है तो अपनी ही सामान को बेचना है और आयातित वस्तुओं का वो कम करना है। सस्ते श्रम का तर्क कि वो लोग कहते हैं हम संरक्षण इसलिए अपनाएंगे, भाई आपके यहाँ श्रम सस्ता है तो आपकी जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है वो सस्ती ही मिल रही है। अब हमारे पास अगर श्रम नहीं है, क्योंकि हम तो श्रमिक तो बहुत ज्यादा पैदा नहीं कर सकते ना रातों रात, तो कहते हैं इसलिए हम अपने यहाँ सब्सिडी देंगे, क्योंकि उनका कहना ही आपका एक नेचुरल एडवांटेज है। हालांकि इस तरह का कुतर्क है, लेकिन वो इसको तर्क माना जाता है कि इस नेचुरल एडवांटेज को कट ऑफ करने के लिए हम सब्सिडी देंगे। सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भाई संरक्षण है तो समाज वही है, रोजगार है, शिशु उद्योग में लगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए हमें संरक्षण देना है। जितना हम आयात कम करेंगे हमारे देश की मुद्रा हमारे देश में रहेगी, घरेलू बाजार विस्तृत होगा। जब हम आयात कम करेंगे तो उत्पादन की लागतों के समानीकरण का तर्क, कुछ लोग संरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि आपके यहाँ लागत बहुत कम है तो हम भी अपनी लागतों को घटाने के लिए उनको सब्सिडाइज करेंगे। कुछ उद्योगों देशों में इंडस्ट्रीज सिक हो रही हैं, तो उन सिक इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए भी वो संरक्षण देते, कहते भाई इस दौरान हम अभी कंपटीशन के लिए उद्योगों को नहीं छोड़ सकते जब तक ये रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी में है, ये विदेशी जो विकसित देश है वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, जो उनका सॉफ्टवेयर, तो कहते हैं जैसे आपका इन्फेंट इंडस्ट्री का तर्क है, ऐसे ही हम अपने टेक्नोलॉजी की जो हमारी इंडस्ट्री है जिसको उसको भी हम संरक्षण प्रदान करेंगे, उन चीज़ों को फ्री उसमें ट्रेड के दायरे में नहीं लाएंगे। सर्विसेज के ट्रेड में वो हम प्रोटेक्शन की नीति अपनाना चाहते हैं। इस तरह से राष्ट्रीय संसाधनों की रक्षा का तर्क है कि भाई जितना विदेशी निवेश होगा यहाँ पर वो लोग आएंगे और हो सकता है वो मान लीजिए हमारे जो संसाधन हैं जंगल, पानी और ये सब उनका अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। जैसे है नहीं कि बिस्लेरी बिकने लगी है खूब सारी, पता चले पानी 5, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 है, बिक रही है 25 रुपये में, और सारा पानी और ये जितनी ये सब होटल सब आ गए, इतना ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन हो रहा है
जिसकी कोई हद नहीं है। तो इन संसाधनों को बचाने के लिए भी हम कहते हैं कि हम संरक्षण की नीति अपनाएंगे। इसी तरह भुगतान शेष तर्क है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम आयात ज्यादा करते हैं तो हमारा ट्रेड बैलेंस एडवर्स होता है। उसको बचाने के लिए तो हमें आयातों को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। ये गैर आर्थिक तर्क है कि भाई हमारी सुरक्षा प्रभावित होगी और इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के नाम पे हमारे देश में कौन चला आ रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, कौन टेररिस्ट है, कौन यहाँ बस जाए, कब क्या हो, और लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीयता का तर्क है भाई, जैसे चाइना है, चाइना का क्या है, कितनी है, वो लोग हर प्रोडक्ट का अपना उन्होंने सब्स्टिट्यूट बना रखा है। हम यूट्यूब करते हैं तो वो यूट्यूब पे सारा देखते हैं, उनके अपने ऐप हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं और अपने ही लोगों को एडवांटेज देते हैं। और इस सेल्फ डिपेंडेंस तो बहुत जरूरी है। तो ये सारे तर्क हैं संरक्षण के लिए। अल्प विकसित देशों में संरक्षण की क्या आवश्यकता है? एक तो उन्हें पूंजी निर्माण करना होता है। अब जब आप आयात ज्यादा करेंगे तो सारी विदेशी मुद्रा आपकी वहीं पे चली जाएगी और आपको जो इम्पोर्ट की कॉम्पोजिशन है पता नहीं इतनी एडवर्स हो जाए कि लोग कंज्यूमेबल आइटम्स कोई ज्यादा खरीदने लगे, पूंजी निर्माण उससे प्रभावित होगा। विदेशी निवेश संरक्षण के लिए उन्होंने कहा कि अब इसलिए भी भाई उतना विदेशी निवेश अगर हमारे यहाँ नहीं आता है तो हम अपने ही देश की वस्तुओं को प्रमोट करेंगे, और या विदेशी निवेश हो तो वो हमारे ही यहाँ आकर काम करे और यहीं पर बनाए सामान को, इसकी बजाय कि हम आयात करें। राजस्व का भी तर्क होता है कि हमने इम्पोर्ट संरक्षण इसलिए कर रखा है जिससे हमें क्योंकि जो भी प्रशुल्क है वो सीधा सीधा सरकार के राजस्व खाते में जाता है। व्यापार की शर्तों को फेवर करने का तर्क है जो बता चुके हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि भाई अगर हमारे घरेलू देश का बाजार जितना विस्तृत होगा अपने उपभोक्ताओं के लिए उतना उन उद्योगों को बाह्य पैमाने की मितव्ययता प्राप्त होगी, है ना, तो जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगी। बाहर मितव्ययताओं पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग को BA1 में पढ़ा दी जाती हैं। आय का पुनर्वितरण, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको आय जा रही है आयातित वस्तुओं में जो लगे हैं दूसरे देशों को, वो हमारे ही देश में रुके और उनका वितरण हमारे देश के जो उत्पादन के संसाधन उनके बीच में हो। ये भुगतान शेष का है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये था आपका आज का वीडियो, मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।